अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के आगे क्या चुनौतियां थी और कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य क्या थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला जो कंसेप्ट है, पहली संकल्पना है, वह है धन निर्गम के सिद्धांत की संकल्पना, यानी कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की संकल्पना। धन निर्गम मतलब धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारे यहाँ से धन का कहीं बाहर जाना। तो ये जो धन निर्गम का सिद्धांत है, ये है क्या एक्चुअली? देखिए, धन निर्गम के सिद्धांत से में जो मुख्य बात है वो ये कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा, उस धन का, जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था जिस धन का उत्पादन कर रही है, उस धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों के काम नहीं आ रहा, बल्कि भारत से बाहर जा रहा है और किसी अन्य राष्ट्र के काम आ रहा है। और वह राष्ट्र कौन है? वह राष्ट्र है ब्रिटेन। इस थ्योरी को, जिस थ्योरी में ये बात समझाई गई, उसको हम कहते हैं धन निर्गम का सिद्धांत। मतलब भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो भारत की जनता के उपयोग में ना करके भारत से बाहर ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है और ब्रिटेन के काम आ रहा है, वह है धन निर्गम। और जिस सिद्धांत के अंदर, जिस थ्योरी के अंदर इस बात को स्थापित किया गया, उस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन निर्गम का सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे पहले इस पर जो चर्चा करने वाले राष्ट्रवादी नेता हुए भारत में, वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बुक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो इस बुक के अंदर इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया और फिर कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने इस बात का समर्थन किया अपने अलग अलग माध्यमों से। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, उसके अंदर इस बात की चर्चाएं की। इसके अलावा अगर हम देखें तो M.G. राणा ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक एस्से लिखा, उसमें इस बात की चर्चा की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस पर लेख लिखे हैं, फिरोज शाह मेहता ने इस पर लेख लिखे हैं। तो विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात को शुरुआती दौर में उठाया और जनता को यह समझाने की कोशिश की। नाउ ये बात कैसे स्थापित की, मतलब किस रूप में भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है, भारतीयों द्वारा कमाया गया धन भारतीयों के काम नहीं आ रहा, ब्रिटेन भेजा जा रहा है। तो ये बात किस रूप में वो धन जा रहा है। तो जब देखा गया, जो बातें बताई गई इस सिद्धांत के अंतर्गत, वो ये थी कि कई तरीकों से ब्रिटेन, कई तरीकों से भारत का धन ब्रिटेन भेज रहा है। जैसे वह भारत में भारतीयों पर शासन करने के लिए अपने सैनिक भेजता है, वह भारत में अपने अधिकारी भेजता है और उन अधिकारियों की पेंशन और उन अधिकारियों का वेतन भारतीयों के द्वारा अर्जित धन में से किया जाता है। तो बहुत भारत के धन का एक काफी बड़ा हिस्सा भारत पर शासन कर रहे सैनिकों, भारत पर शासन कर रहे अधिकारियों के वेतन, और फिर जब वो रिटायर होकर के ब्रिटेन चले जाते हैं तो उनकी पेंशन के रूप में जो है भारत से बाहर भेजा जा रहा था। दूसरा, ब्रिटेन अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए युद्ध पे युद्ध लड़ रहा था और उस युद्ध को वह जो है भारत बनाम अन्य देश करता था, यानी कि भारत को उस युद्ध में शामिल करता था। भारत की तरफ से वह युद्ध किसी अन्य राष्ट्र से लड़ता था और उस युद्ध का खर्चा भारतीयों के विकास का जो धन था, भारतीयों के द्वारा कमाया गया जो धन था, उसी धन से उस युद्ध का खर्चा पूरा करता था। तो उस रूप में वो भेजता था। न केवल वो भारतीयों के धन को उसमें खर्च करता था, बल्कि युद्ध के लिए भारत के द्वारा ब्रिटेन से ऋण मांगा जाता था। युद्ध में हमें पहले तो हमारी इच्छा के बिना शामिल किया गया, फिर उस युद्ध को लड़ने के लिए ऋण ब्रिटेन से लिया जाता था और फिर हमारे द्वारा उत्पादित धन से उस ऋण को चुकाने की कोशिश की जाती थी। तो एक ये माध्यम था। तीसरा माध्यम
जैसे कि शिपिंग की व्यवस्था, जहाजरानी की व्यवस्था थी, और अन्य जो सुविधाएं भारतीयों को देने की कोशिश, जो कि हमारी इच्छाएं भी नहीं थी, हमारे लिए करने के नाम पर, जैसे हमें बैंकिंग सुविधा देने के नाम पर, हमें जहाजरानी सुविधा देने के नाम पर बहुत सारे भुगतान भारत के द्वारा ब्रिटेन को किए जाते थे। तो इसलिए इस धन निर्गम ने भारत में पूंजी निर्माण को रोक दिया, और इसने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में धन वृद्धि का आधार बना दिया। तो इस धन निर्गम से जो है भारत आर्थिक रूप से कमजोर पे कमजोर होता चला गया, और इसी धन निर्गम ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, ये जो पैसा, जो भारतीयों का पैसा ब्रिटेन जाता था, इस पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन भारत में फिर निवेश करता था, और ब्रिटेन भारत पर अपने कब्जे को और मजबूत करता था, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन भारत में आर्थिक शोषण को और बढ़ाता था। तो हमारा पैसा हमारे ही आर्थिक शोषण में ब्रिटेन के द्वारा उपयोग किया जा रहा था, और स्वयं को मजबूत बनाने में उपयोग किया जा रहा था। ये बात दादा भाई नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने सिद्धांतों के अंदर दी। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर कई प्रकार से विश्लेषण किया गया, जैसे कि इस धन निर्गम के सिद्धांत के माध्यम से ये बात निकल कर के सामने आई कि आक्रमणकारी भारत में पहले भी आए, ब्रिटेन से पहले भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए, जो कि भारत में शासक भी बने और उन्होंने भारत में शासन भी किया। लेकिन ब्रिटेन से पहले जो लोग भारत में शासन करने के लिए आए, उनके चरित्र में और ब्रिटेन के चरित्र में एक बहुत बड़ा अंतर था। ब्रिटेन से पहले के जो आक्रमणकारी शासक भारत में थे, उन्होंने भारत में शासन तो किया, लेकिन उन्होंने भारत की आर्थिक संरचना को नहीं बदला, भारत की आर्थिक संरचना पर कोई असर नहीं डाला। उन्होंने यहां के धन को यही निवेशित किया, भारत में उत्पादित धन को भारत से बाहर कहीं नहीं भेजा। लेकिन ब्रिटेन ने भारत की पूरी आर्थिक संरचना को बदल दिया, और कुछ इस तरह से भारत की आर्थिक संरचना को बदला कि जो भारत की आत्मनिर्भर स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, उसको एक औपनिवेशिक, एक निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल दिया। यानी कि एक गुलाम अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जो कि ब्रिटेन के ऊपर आश्रित हो गई है। ये काम ब्रिटेन से पहले किसी भी शासक ने भारत में नहीं किया था। ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में बदलाव ब्रिटेन की जरूरत के अनुसार हुआ, ना कि भारतीयों की जरूरत के अनुसार हुआ। जैसे कि अगर हम देखें तो 1813 के अंदर ब्रिटिश के द्वारा एक चार्टर स्थापित किया गया, और उस चार्टर के माध्यम से, चार्टर मतलब एक कानून समझ लीजिए, 1813 के कानून के माध्यम से एक मुक्त व्यापार नीति भारत के ऊपर लाद दी गई। यानी कि भारत को मुक्त व्यापार का हिस्सा बना दिया गया। यानी कि जो यूरोपीय माल था, उसको भारतीय बाजारों में आसानी से आने का रास्ता दे दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि जो भारत के बाजार थे, वो ब्रिटेन के मशीनों से बने सस्ते उत्पादों से भर गए, और इस कारण भारत का जो व्यापारी था वह डूबने लगा। क्योंकि भारत के व्यापारी का सामान, जैसे सूती वस्त्र की बात करें तो हथकरघा उद्योग से बनता था, हाथ की बुनाई ज्यादा होती थी, हाथ से काम करने वाले कारीगर ज्यादा थे, तो उत्पादन थोड़ा कम होता था, साथ ही साथ उत्पादन में समय ज्यादा लगता था भारत में, और वह उत्पाद तुलनात्मक रूप से महंगा भी बनता था। अब भारत के यह उत्पाद, जो कि भारतीयों के बाजार में काम आ जाता था, इस उत्पाद को ब्रिटेन के मशीन से बने उत्पादों के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भारत के उद्योग डूबने लगे, भारत के जो व्यापारी थे डूबने लगे। साथ ही साथ ब्रिटेन ने उसके बाद अपने यहाँ रेल व्यवस्था भारत में विकसित की।
भारत में रेल व्यवस्था विकसित करने का उद्देश्य ब्रिटेन के द्वारा कोई भारतीयों को एक परिवहन का साधन देना नहीं था, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। उनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था यूरोप के से जो सामान भारत में बिकने के लिए आ रहा था उसको बंदरगाहों से भारत के हर हिस्से तक, हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, हर हिस्से तक उसको पहुंचाया जाए। तो ये जो भारत में रेल का विकास हुआ, इसने भी भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में, उसको तोड़ने में अपना योगदान दिया। ये हुआ। इसके साथ ही साथ जब धीरे धीरे ब्रिटेन उनके इस प्रतियोगिता के कारण भारत के व्यापारी डूबने लगे, तो यहाँ के जो श्रमिक थे, उद्योग जब डूबेंगे तो जो श्रमिक थे उन श्रमिकों का रोजगार जाने लगा, उनके पास रोजगार नहीं रहा। जैसा आजकल लॉकडाउन के समय भी हम देख रहे हैं कि श्रमिकों का पलायन हो रहा है और वो अपने गांव वापस लौट रहे हैं, अपने खेतों की तरफ वापस लौट रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कि जो उद्योग थे वो समाप्त होने लगे और उन उद्योगों के श्रमिक जो है वह वापस अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ गए, अपनी खेती की तरफ लौटने लगे। अब इससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि खेतों के ऊपर बहुत ज्यादा परिवारों का दबाव बढ़ने लगा। जहां कोई खेत पहले एक या दो परिवारों का भरण पोषण करता था, अब जो लोग खेती नहीं कर रहे थे वो लोग भी उन्हीं खेतों में अपना हिस्सा लेने पहुंचे, उसी कृषि का हिस्सा बन गए। तो कहीं ना कहीं जो कृषि अर्थव्यवस्था थी उस पर बहुत ज्यादा परिवारों का बोझ पड़ने लगा। और उससे हुआ क्या, जो एक ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी वह भी टूटने लगी। गांव के अंदर भी गरीबी आनी शुरू हो गई। अब इसके साथ ही यहीं ब्रिटेन नहीं रुका, बहुत ही सिस्टमैटिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया गया ब्रिटेन के द्वारा। एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिकली ऐसा किया गया। इसके साथ ही एक काम ये किया गया कि ब्रिटेन के अंदर जो भूमि थी भारत के अंदर जो भूमि थी उस भूमि को ट्रांसफरेबल बना दिया गया, उसको हस्तांतरणीय बना दिया गया। ट्रांसफरेबल मतलब वो एक के द्वारा दूसरे के नाम लिखी जा सकती थी, दूसरे को दी जा सकती थी, उसको बेची जा सकती थी। तो ये जब कर दिया गया तो धीरे धीरे और साहूकारों को और जमींदारों के अधिकार और उनको ताकत दे दी गई। तो जब गांव में गरीबी आने लगी तो किसानों को ऋण लेना पड़ा और ऋण के बदले में जमींदारों ने और साहूकारों ने किसानों की जमीनें छीननी, जमीनें अपने नाम लिखवानी शुरू कर दी। और उस कारण गांव के अंदर भूमिहीन मजदूर, जो कि एक किसान था, वह एक भूमिहीन मजदूर में बदल गया। तो इस तरह से एक तरफ तो भारत की औद्योगिक व्यवस्था, विशेषकर सूती वस्त्र उद्योग, जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम था, वह सूती वस्त्र उद्योग खत्म हुआ। भारत दुनिया में सूती वस्त्र उद्योग का निर्यातक था, वह अब ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग का, ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया, एक आयातक बन गया और कच्ची कपास बेचने वाला बन गया। इधर दूसरी तरफ कृषि अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई और जो किसान थे वह पहले भूमालिक थे और खेती करते थे, अब वो अपने ही खेत पर भूमिहीन मजदूर में बदल गए, भूमिहीन लेबर, लैंडलेस लेबर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से और उस कृषि पर दबाव तो बढ़ा, पर ब्रिटेन ने उस कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कुछ नहीं किया, उस कृषि को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो इस तरह से समाज के अंदर अब जब गरीबी आती है तो बहुत तेजी से आय के अंतर, यानी कि इनकम के डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। और जब इनकम में डिफरेंसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, सामाजिक रूप से अंतर भी आने शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर समाज में अंतर आएंगे तो फिर राष्ट्रीय एकता में समस्या आनी शुरू हो जाती है, तो राष्ट्रीय एकता भी उससे प्रभावित होती है। तो धीरे धीरे भारत के लोग अत्यधिक गरीबी की ओर बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया
ब्रिटेन ने भारत में चलाई, जिसने ब्रिटेन के औद्योगिक विकास के अंदर योगदान दिया, ब्रिटेन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को बल दिया, और वही प्रक्रिया भारत के आर्थिक अल्प विकास का कारण बनी, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक अल्प विकास को जन्म देने का कारण बनी। क्योंकि अगर गरीबी आएगी तो उसके साथ सामाजिक पतन भी होगा, उसके साथ सांस्कृतिक पतन भी होगा। और अगर हम देखें तो ये बात खुद ब्रिटिश लोगों ने स्वीकार की है। मद्रास राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन। तो जॉन सुलिवन ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो ब्रिटेन की व्यवस्था है वो एक स्पंज की तरह से है, जो कि गंगा से अच्छी अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है, और थेम्स जो कि लंदन में बहती है, और थेम्स नदी के तट पर उनको निचोड़ देती है। मतलब कि हमने एक एक करके धीरे धीरे भारत की सारी संपत्ति को यहां से ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी बातें दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी राणा डे, इस तरीके के राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी आर्थिक जो लेखन किया, जो भी आर्थिक विश्लेषण किया, उसके माध्यम से यह सिद्धांत दिया जिसको हम धन निर्गम का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है भारत की शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआती राजनीति के लिए, क्योंकि इसी सिद्धांत से सारी दुनिया के आगे ये बात सामने आने लगी कि ब्रिटेन भारत में भारतीयों के हित में शासन नहीं कर रहा है, और ब्रिटेन भारत में उस प्रकार न्याय नहीं कर रहा है। कई प्रकार के शोषणों का कारण ब्रिटेन भारत में बन रहा है, और जिन लोगों को ब्रिटेन से नफरत होने लगी थी, उस नफरत को भड़काने में कहीं ना कहीं इन लेखों का और इस प्रकार के धन निर्गम के सिद्धांत का अपना महत्व है। तो इसलिए ये हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। ये जो बुक है आरसी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, वो काफ़ी पूछी जाती है, तो उसको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित एक नोट्स जो हैं वो मैंने, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और उस लिंक के थ्रू जो है आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो सिविल एकेडमी की वेबसाइट है उसमें स्टडी मटेरियल की, सिविल एकेडमी की वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप नोट्स को, धन निर्गम के सिद्धांत के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वो स्लाइड में ये नोट्स अटैच नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने उसका अब लिंक दे दिया, और आगे से मैं लिंक ही दूंगा वेबसाइट के, सिविल एकेडमी की वेबसाइट के स्टडी मटेरियल सेक्शन में हम नोट्स डाल देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे लिए भी इजी होगा और आपको हम पूरे कंप्लीट और ज़्यादा नोट्स दे पाएंगे। स्लाइड में मैं बहुत ज़्यादा नोट्स आपको दे नहीं पा रहा हूँ, तो इस टॉपिक को वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है कांग्रेस के अंदर नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं की राजनीति। हमें समझना है कि कौन थे नरमपंथी नेता कांग्रेस के और कौन थे कांग्रेस के गरमपंथी नेता, और नरमपंथी नेताओं ने क्या कांग्रेस को दिया और उनकी राजनीति में क्या कमियां रह गई, इन सब विषयों को अब समझेंगे। फिर हम गरमपंथी का भी ऐसा ही विश्लेषण आगे करेंगे। तो सबसे पहले कौन थे नरमपंथी नेता? देखिए, कांग्रेस के अंदर नरमपंथी नेता वो कांग्रेस के शुरुआती नेता थे, जिसमें ज्यादातर नेता कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। वो शुरुआती नेता थे जो कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ना नहीं चाहते थे, या भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि भारतीयों का हित ब्रिटिश शासन के माध्यम से करवाया जा सकता है। वह ब्रिटिश शासन को समाप्त न करने की बजाय वह ब्रिटिश शासन में सुधार चाहते थे। उन्हें यह भरोसा था कि यदि प्रयास किए जाएं, ब्रिटिश शासन से संपर्क स्थापित किया जाए, भारतीयों की समस्याएं सही रूप में ब्रिटेन तक और ब्रिटिश शासकों तक पहुंचाई जाएं, तो वह शायद भारतीयों की समस्याओं को समझेंगे,
भारतीयों की चिंताओं को समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी ब्रिटिश शासन की अच्छाई में थोड़ा भरोसा था। वह ब्रिटिश शासन में बदलाव चाहते थे और उस बदलाव में अपनी हिस्सेदारी भी चाहते थे। हाँ, वह भारत से ब्रिटिश शासन खत्म करना नहीं चाहते थे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह जो कुछ गलत हो रहा है उस गलत का विरोध नहीं करना चाहते थे। वह विरोध तो करना चाहते थे, लेकिन वह अपने विरोध को संवैधानिक दायरों के भीतर रखकर करना चाहते थे। संवैधानिक तरीकों से नरमपंथी ब्रिटिश व्यवस्था में जो भी विरोध करना है वह विरोध रखना चाहते थे। उन्होंने बहुत पॉपुलर है उनके लिए कि उन्होंने 3 P's का इस्तेमाल किया, यानी कि प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। यानी कि प्रार्थना करना, याचिका करना और विरोध करना। जो कुछ गलत है उसका विरोध करना। विरोध करने के लिए और याचना करने के लिए इन्होंने सामान्यतः भारतीय प्रेस का सहारा लिया। विभिन्न लेख के माध्यम से, अखबारों में लिखकर, निबंधों के माध्यम से ये अपनी बात, अपनी याचिका जो है ब्रिटिश तक पहुंचाते थे। साथ ही साथ यह जो है उनसे व्यक्तिगत रूप से बैठकें करके, मीटिंग करके प्रार्थना करते थे और भारतीय पक्ष को उनके सामने रखते थे। इन्हें भरोसा था कि अगर संवैधानिक दायरे में रहकर के ब्रिटेन का विरोध किया जाएगा या ब्रिटेन से याचना की जाएगी तो ब्रिटेन भारत में सुधारों का क्रम अवश्य लेकर आएगा। भारत में सुधार, कानूनी सुधार, संवैधानिक सुधार, विकासात्मक सुधार अवश्य लेकर के आएगा। और यदि ब्रिटेन का खुलकर के विरोध किया जाएगा तो जिन सुधारों की अपेक्षा की जा रही है वह सुधार भारत में ब्रिटेन के द्वारा नहीं आ पाएंगे। तो ये जो सोच थी इसे एक नरमपंथी सोच कही गई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का एक नरम रुख ब्रिटिश शासकों की तरफ दिखाई देता है और कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासकों की अच्छाई में थोड़ा बहुत भरोसा भी दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन से घृणा इनके अंदर दिखाई नहीं देती है। ये ब्रिटिश शासन में से ही कुछ बेहतर भारत के लिए खोजने का प्रयास करते हैं। ये जो नरमपंथी नेता थे, इन नरमपंथी नेताओं ने कभी जन विद्रोह का प्रयास नहीं किया, यानी कि जनता को साथ में लेकर के कभी विरोध करना या विद्रोह करने की कोशिश नहीं की। इन्हें ऐसा लगता था कि अभी तो भारत एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, भारत की जनता अभी तैयार नहीं है कि वह ब्रिटेन का विरोध कर सके या एक इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने की अभी जो है दशाएं नहीं है, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जिनका यूज करके जनता को ब्रिटिश शासन के सामने लाकर खड़ा किया जा सके या उसका विरोध किया जा सके। तो इन्हें उसमें भी भरोसा नहीं था। तो जो ऐसी सोच रखने वाले जो राष्ट्रवादी नेता थे प्रारंभ के, ये नरमपंथी नेता थे। इन्हें अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी शिक्षा में भरोसा था। इन्हें लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में आधुनिकता आ सकेगी, उस पर भी इनको भरोसा था। ये खुद भी अंग्रेजी शिक्षा से कहीं ना कहीं संबंधित थे। दूसरी तरफ अगर अच्छा यहीं पर पहले मैं बात कर लूं कि ये नेता थे कौन, इनके कुछ उदाहरण दे दूं तो काफी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, S सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, मदन मोहन मालवीय। इस तरीके के बहुत सारे नेता थे जो नेता नरमपंथी सोच के थे या नरमपंथी तरीके से अपनी बात आगे रखते थे। वहीं पर जो गरमपंथी नेता थे, जैसे कि इसके बड़े नाम हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। ये गरमपंथी नेता वो नेता थे जिन्हें ब्रिटिश शासन व्यवस्था की अच्छाई में बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का खुलकर के विरोध
होना चाहिए, जिन्हें लगता था कि विरोध करने के लिए जन आंदोलन करना चाहिए, जनता को भड़काना चाहिए, साथ में लाना चाहिए और ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहिए, जिन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था वास्तव में भारत में अन्याय स्थापित करने का माध्यम है। ये वो लोग थे जिन्हें संवैधानिक तरीकों से विरोध करने में भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि संविधानेतर, संविधान से अलग हमें जो है विरोधों के साधन इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि हम जो है धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम स्वदेशी का आंदोलन जो है वो छेड़ा जा सकता है हमारे माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से हम विरोध कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं रैलीज करके, भाषण दे करके, जन सम्मेलन करके और जनता को जो है कहीं ना कहीं काम से दूर करके, इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करके हम विरोध कर सकते हैं। अंग्रेजों का हमें विरोध हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था अपनी शुरू करनी चाहिए। साथ ही साथ ये स्वराज की विचारधारा में विश्वास रखते थे। स्वराज की विचारधारा मतलब कि भारत में भारतीयों का शासन हो, भारत में शासन भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, भारत का शासन चलाने में अंग्रेज शामिल ना हो। इस तरीके की सोच रखने वाले जो नेता थे, इनको मिलिटेंट लीडर्स कहा गया, इनको गर्मपंथी नेता कहा गया। आगे पूरी राजनीति गर्मपंथी नेताओं की रहेगी और हम उसको पढ़ेंगे। गांधीवाद में भी गर्मपंथ की एक तरह से वो काफी उग्र गर्मपंथ हमको दिखाई देगा आगे। पहले हम नरमपंथी नेताओं का एक विश्लेषण आज कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नरमपंथी नेता थे, जो कि प्रेयर्स में, पिटिशन के अंदर और प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, जो कि प्रेस का सहारा लेकर अपनी बात रखते थे, मीटिंग करते थे, और जिन्हें भरोसा था कि अगर सही से बात रखी जाए ब्रिटेन के आगे, ब्रिटेन के ऊपर एक निरंतर संवैधानिक तरीकों से दबाव बनाया जाए, तो ब्रिटेन भारत के अंदर सुधार प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा, भारत की जनता की समस्याओं को दूर करेगा, भारत में एक बेहतर शासन लेकर के आएगा। इन नेताओं से अगर हम देखें तो चूक क्या हुई, इस सोच में क्या चूक हुई, तो या इनका आलोचनात्मक पक्ष भी हम कह सकते हैं, तो वो क्या था। तो सबसे पहली बात तो कि जो नरमपंथी नेता थे, शायद नरमपंथी नेता ब्रिटेन की मंशा को उस प्रारंभिक दौर में समझ नहीं पाए। उनकी अच्छाई में भरोसा था, वह एक चूक थी, जो कि आगे जाकर के हम सबको तो स्पष्ट हो गई है कि ब्रिटेन भारत में सुधार करने के लिए शासन नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, उनसे एक चूक हो रही थी। दूसरे अगर हम चूक देखें तो कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति पर जोर नहीं दिया। भारतीय संस्कृति की गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया, उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस जो सांस्कृतिक पक्ष होता है, यह जनता को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मपंथी नेता इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन नरमपंथी नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका भरोसा अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी शिक्षा में बना रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमजोर पक्ष उनका था। तीसरा अगर कमजोर पक्ष देखा जाए तो वो ये कि नरमपंथी नेताओं ने शायद पावर ऑफ पीपल, जनता की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया, जनता की ताकत को वो उतना समझ नहीं पाए। वो एक सही समय का इंतजार करते रहे कि तब जो है जनता शामिल होगी। वो ये भूल गए कि अगर जब जनता को शामिल कर लिया जाए शायद सही समय आ जाता। उन्होंने आंदोलन इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि अभी जनता तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब आंदोलन छेड़े जाते हैं तभी जनता तैयार होती है। आंदोलन जनता को तैयार करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जन ऊर्जा में इन्होंने वो भरोसा नहीं दिखाया, जनता की ताकत में वो भरोसा नहीं दिखाया। ये भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक कमी रही।
एक कमी और मानी जाती है कि ये जो नेता थे इनका ग्रामीण क्षेत्र में कोई संपर्क नहीं था। ये शहरी नेता थे और केवल शहरी व्यवस्था के अंदर रह करके अपनी बात रख रहे थे। साथ ही साथ कुछ चंद वर्गों के लोग ही इन राष्ट्र नरमपंथी नेताओं के साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि एक काफी बड़ा हिस्सा वकीलों का था जो जुड़े हुए थे, कुछ जमींदार इनके साथ जुड़े हुए थे। धार्मिक रूप से भी अगर देखा जाए तो आरोप लगता था, ये आरोप तो शुरुआत में लगता था कि शुरुआती दौर में कि कांग्रेस जो है वह हिंदू ब्राह्मणों का दल है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में 50% से ज्यादा हिंदू ब्राह्मण थे और लगभग अगर हम देखें तो 90% जो नेता थे वो कांग्रेस के हिंदू थे और 6.5% के आसपास उसमें मुस्लिम नेता थे। और हिंदुओं में भी उच्च जाति वर्ग के, सवर्ण वर्ग के लोग बहुत ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं जो एक सोशल बेस था वो भी नरमपंथी नेताओं के ग्रुप का कमजोर था। हर वर्ग के लोग इसमें दिखाई नहीं देते थे। हर वर्ग के नेता, यह कोई जानबूझ के किया गया होगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो भी प्राकृतिक रूप से नेचुरली हुआ वह आंदोलन के दृष्टिकोण से एक बेहतर परिस्थिति नहीं थी। तो ये एक, अगर हम देखें तो ये एक कमजोरी भी मानी जाती है नरमपंथी नेताओं के शुरुआती दौर की, कि उन्होंने ज्यादा भरोसा अंग्रेजों पर कर रखा, जितने भरोसे के लायक अंग्रेज थे नहीं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि क्या नरमपंथी नेताओं की उपयोगिता नहीं थी कोई, वो बेकार थे, उन्होंने टाइम वेस्ट किया, या वो क्या अंग्रेजों से मिले हुए थे, ऐसा भी नहीं है। ये कहना तो उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा, क्योंकि हम उनकी उपलब्धियों को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। बिकॉज अगर आप देखें तो एक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने का श्रेय तो आप इन्हीं नरमपंथी नेताओं को देंगे। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही तो उस राष्ट्रीय आंदोलन, एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की एक नींव रखी गई। कहीं ना कहीं शुरुआत में एक राष्ट्रव्यापी सोच को पैदा करना, उस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक राष्ट्र की सोच और एक भारत में एक वैचारिक आंदोलन चलाने का काम जो है वो इन लोगों ने किया। भले ही वास्तविक पटल पर वो आंदोलन ना चलाया हो, लेकिन वैचारिक रूप से एक वैचारिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय तो हम इन्हीं को देंगे और किसी को दे नहीं सकते। तो एक चीज है, तो भारत में कहीं ना कहीं लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाने का काम जो है वो इन राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। अभी हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक विश्लेषण इन राष्ट्रवादी नेताओं ने, नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत का किया, इस आर्थिक विश्लेषण ने भारत की जनता को जागरूक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को भी थोड़ा जागरूक करने में और भारत की चिंता करने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि 1895 में जब ये आर्थिक विश्लेषण भारत में चल रहे थे, उसी दौर में 1895 में ब्रिटेन ने एक कमीशन बनाया था, वेल्बी कमीशन, जो कि भारत की आर्थिक खर्चे, भारत में जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का विश्लेषण करने के लिए कमीशन बनाया गया। वेल्बी कमीशन 1895 के अंदर बनाया गया। इसी के साथ अगर हम देखें तो 1892 के अंदर इन्हीं के प्रयासों से दादा भाई नौरोजी ने और उनके साथियों ने एक कैंपेन चलाया था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता टैक्स दे तो पहले जिस सदन में वो टैक्स लगाया जाता है, यानी संसद के अंदर जो टैक्स लगाया जाता है, वहां पर भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व दो, प्रतिनिधित्व व्यवस्था लेकर के आओ, इलेक्शन सिस्टम लेकर के आओ, तभी जो है आप भारतीय जनता से कर मांगने के लिए हकदार हो। तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का कैंपेन चल रहा था। इस बात को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रिटेन ने पास किया। हालांकि कांग्रेस इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी कानून से, पर एक शुरुआत थी इस दिशा में। 1892 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने कानून पास किया था इस तरह। अगर हम देखें नरमपंथियों के प्रयासों से 1904 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम बना, इसे हम यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट भी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट भी बनाया गया। कलकत्ता में इन्हीं के प्रयासों से नगर निगम भी बनाया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 1893 में
ब्रिटिश जो शुरुआत के जो नरमपंथी नेता थे, उनकी ब्रिटिश से डिमांड शुरुआत से ही चल रही थी कि आईसीएस की परीक्षा भारत में और ब्रिटेन में साथ साथ होनी चाहिए, केवल ब्रिटेन में ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो 1893 के अंदर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि लंदन में और भारत में एक साथ आईसीएस परीक्षा कराई जाए। तो ये भी उन्हीं के प्रयासों के कारण हुआ, अगर हम देखें तो। साथ ही साथ आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अनऑफिशियली स्वराज की मांग उठाई। मतलब कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का शासन ब्रिटेन के नाम से चल रहा है, लेकिन उसमें भारतीयों, उसमें उस देश के लोगों को भी शामिल किया गया है, वैसे ही भारत में एक स्वराज का मॉडल बनाया जाए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे बनारस अधिवेशन में, और वहां पर उन्होंने बात उठाई। और फिर उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के तीसरी बार अध्यक्ष बने, और दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में कांग्रेस के मंच से ऑफिशियली जो है स्वराज की मांग की। तो ये भी क्रेडिट हम दे सकते हैं गर्मपंथी नेताओं को कि इन्होंने कम से कम एक स्वराज की मांग, एक सेल्फ गवर्नेंस की जो मांग है, ये मांग जो है उसको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था, या उसकी आवाज उठानी जो है वो समय रहते शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर भी उनका एक योगदान हमें साफ साफ दिखाई देता है। और राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव रखी गई है वो यहीं से रखी जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने का श्रेय इन्हीं नेताओं को जाता है। तो हम कहें कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं थी, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में आप आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, एक ही दिन में आप आंदोलन को अपनी अंतिम सफलता तक नहीं ले जा सकते। तो इसलिए वह चरणबद्ध तरीके से होता है। तो उस चरणबद्ध तरीकों के जो शुरुआती चरण है, जो कि आवश्यक चरण है, जो पहल करने का श्रेय है, वो श्रेय नरमपंथी नेताओं को जाता है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं नरमपंथी नेताओं की। हम इन्हें अंग्रेजों से मिला हुआ नेता नहीं मान सकते, हम इन्होंने कुछ नहीं किया, हम ऐसा नेता भी नहीं मान सकते। इनका भारतीय राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये तो रहे उनके योगदान की बात। यहाँ से ये 1905 और 1906 वाला जो क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के मन से ऑफिशियल डिमांड रखी स्वराज की, और कलकत्ता अधिवेशन में, और 1905 में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में अनऑफिशियली डिमांड रखी थी स्वराज की। तो ये सवाल पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब जो है इस वीडियो को आज अब मैं यहीं पर एंड करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कई सारे इवेंट्स पर बात करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गरम दल का उदय हुआ क्यों। नरमपंथी तो थे, पर उनके साथ गरम पंथ का उदय हुआ क्यों, क्या कारण था भारत में गरम पंथ के नेताओं का उदय होने का। दूसरा, क्यों ब्रिटिशर्स ने बंगाल का विभाजन किया। तीसरा सवाल जिस पर विचार करेंगे कि क्यों छेड़ा गया स्वदेशी आंदोलन। चौथा जिस पर बात करेंगे वो ये कि क्यों हुआ कांग्रेस का विभाजन। अभी कांग्रेस का विभाजन होना है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्यों हुआ कांग्रेस का विभाजन। और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात रखी थी कि क्या था पहला जूता कांड, भारतीय राजनीति का पहला जूता कांड क्या था, इस पर भी बात करेंगे। तो इन सब प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिविल एकेडमी की वेबसाइट में स्टडी मटेरियल के सेक्शन से आप डेली के करंट अफेयर्स देख सकते हैं, डेली के करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट्स को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए उपयोगी लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए,
और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। जब अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, तो वो कमेंट बहुत एनर्जी देते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ उस एनर्जी की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी डालिए, लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगले वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ। थैंक यू।